नमस्कार दोस्तों। अब लगता है भारत ने नेपाल को सबक सिखाने की ठान ली है और जो नेपाल के नए प्रधानमंत्री है बालेंद्र शाह, इनकी अकड़ को ठिकाने लगाने के लिए भारत ने जो शुरुआती फैसले लिए हैं, उन्हीं फैसलों से अब नेपाल की जनता में हाहाकार मच गया है। दोस्तों, यह एक तरीके से भारत की ओर से नेपाल को साफ संदेश था कि ये बालेंद्र शाह की जिद नेपाल को भारी पड़ सकती है और भारत से पंगा लेना नेपाल को बहुत भारी पड़ सकता है। अब दोस्तों, हम समझते हैं कि भारत ने नेपाल के खिलाफ कौन से फैसले लिए हैं और साथ ही नेपाल के साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, जब नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनते हैं बालेंद्र शाह, तो इन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री बनते ही भारत के खिलाफ फैसला लेना स्टार्ट कर दिया। और सबसे पहले तो इन्होंने कौन सा फैसला लिया? सबसे पहले इन्होंने फैसला लिया कि कस्टम ड्यूटी लगा दी। इन्होंने कस्टम ड्यूटी किसके ऊपर लगा दी कि जो भी भारत और नेपाल के बॉर्डर के आसपास के इलाकों में जो भी लोग रहते थे, वो क्या करते थे, जैसे नेपाल के लोग भारत में आते थे तो दैनिक दिनचर्या के सामान और रोजमर्रा की जिंदगी के सामान वो क्या करते थे, रोजाना ले जाया करते थे। जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने 100 रुपए से अधिक का सामान, 100 रुपए जो नेपाली रुपए हैं, उससे अधिक का सामान अगर कोई नेपाल के लोग भारत से खरीद कर लाएंगे तो उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगा दी कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अब इसका विरोध तो नेपाल में ही काफी देखने को मिला, क्योंकि नेपाल में बहुत सारे लोग, भारत की बॉर्डर सबसे ज्यादा अधिक लगती है, जिसकी वजह से नेपाल के बहुत सारे लोग रोजाना भारत आते थे और सामान लेकर वापस नेपाल चले जाते थे। तो वहां पर काफी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से क्या किया, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को तो रद्द कर दिया कि यह फैसला गलत लिया गया है। दूसरा, इन्होंने क्या किया, वैध पहचान पत्र। वैध पहचान पत्र का क्या मतलब है कि जैसे भारत और नेपाल की बॉर्डर एक तरीके से खुली छूट है कि एक ही माना जा सकता है भारत और नेपाल को, इस तरीके से। हालांकि नेपाल अलग देश है, लेकिन बॉर्डर पे खुली छूट है, ना तो आपको कोई पासपोर्ट ना वीजा, कुछ भी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। अब इन्होंने आते ही क्या किया, इन्होंने ये किया कि भारत से कोई भी नेपाल में जाएगा तो उसे वैलिड पहचान पत्र दिखाना होगा। बिना पहचान पत्र के वह नेपाल के बॉर्डर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, जिसकी वजह से दूसरा फैसला इन्होंने ये लिया। तीसरा फैसला इन्होंने क्या किया, 10,000 रुपए का जुर्माना लगाना स्टार्ट कर दिया। किसके ऊपर स्टार्ट कर दिया कि जैसे जो भी यहां से मालवाहक ट्रक जाते थे, कहां पर जाते थे, नेपाल में, जो भी सामान लेकर जाते थे, व्यापार करते थे नेपाल में, तो ट्रकों के जरिए यह व्यापार होता है, माल ट्रकों के जरिए बाई सड़क कहाँ जाता है, नेपाल में जाता है। अब इन्होंने क्या किया, जो भी भारत से ट्रक जाते थे उनके ऊपर क्या कर दिया, 10,000 रुपए जुर्माना प्रत्येक ट्रक पे लगाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से भारत के व्यापारियों में काफी रोष अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि व्यापार नेपाल से ठप होता जा रहा है। तो इन्होंने किसके नाम पर कर दिया, इन्होंने कहा कि जो भारत से जो भी ट्रक आते हैं नेपाल में, वो ओवरलोड होकर आते हैं, पर्याप्त मात्रा में सामान नहीं लाते, वो बहुत ज्यादा सामान लाते हैं, ओवरलोड होकर आते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने 10,000 रुपए इस ट्रकों के ऊपर जुर्माना लगाना स्टार्ट कर दिया। तीसरा, इन्होंने क्या किया कि जब ये प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी ने इनको बधाई संदेश दिया और साथ ही भारत आने का न्योता दिया। पहले ये परंपरा रही है, क्योंकि भारत और नेपाल का रिश्ता इतना अच्छा है कि जो भी नेपाल में नया प्रधानमंत्री बनता है वो सबसे पहले भारत की यात्रा पर आता है। अब इन्होंने क्या किया, पहले तो न्योता स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैं भारत की यात्रा पर आऊंगा। इसके बाद ये खबर आई कि इन्होंने मना कर दिया कि 1 साल तक वे किसी से भी नहीं मिलेंगे। तो भारत की खुन्नस का सबसे बड़ा कारण यही देखा जा सकता है। दूसरा, जब इन्होंने मना कर दिया तो इनको दोबारा से भारत आने का न्योता देने के लिए विक्रम मिश्री जी नेपाल की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन इन महोदय ने क्या किया, विक्रम मिश्री जी से मिलने से ही मना कर दिया कि मैं तो तुमसे मिलूंगा भी नहीं, या तो तुम नेपाल आओ चाहे मत आओ। जिसकी वजह से, इनकी अकड़ की वजह से क्या होना पड़ा, हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी का दौरा नेपाल का कैंसिल करना पड़ा। अब दोस्तों, इनको सबक सिखाने के लिए इन्होंने जो भारत विरुद्ध लगातार काम कर रहे हैं और इनकी जो अकड़ है उसको ठिकाने के लिए भारत ने एक शुरुआती कदम उठाया है, और वो शुरुआती कदम ये है कि भारत ने क्या कर दिया कि भारत से जो नेपाल को चीनी का निर्यात होता था उसको बंद कर दिया है। और वो बंद कब तक कर दिया है, 30 सितंबर तक बैन लगा दिया है कि भारत से अब चीनी का निर्यात नेपाल को नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों, भारत की चीनी बंद होते ही नेपाल में घबराहट पैदा हो गई है, उत्पादन से दोगुना खपत, लेकिन बालेन सरकार दे रही 8 महीने का भरोसा। बालेन सरकार दे रही है, नेपाल के लोगों को कह रही है कि 8 महीने तक कोई दिक्कत नहीं है, जबकि वहां के व्यापारी यूं कह रहे हैं कि 8 महीने नहीं, 6 महीने के बाद ही किल्लत होने लगेगी, और किल्लत होने की वजह से नेपाल में काफी दिक्कतें पैदा होने लगेगी। बाद में क्या करोगे, अभी तो तुम संभाल लोगे 6 महीने, उसके बाद क्या हो गया। अब नेपाल में अगर हम खपत की बात करें तो चीनी का उत्पादन की अगर हम बात करें तो नेपाल में हर साल 3 लाख मीट्रिक टन चीनी की खपत होती है। इसमें से
13 नेपाल की जो 13 चीनी मिलें हैं उनमें लगभग 1.2 से 2 लाख टन चीनी ही पैदा कर पाती है। तो बाकी 1 लाख मीट्रिक टन भारी अंतर के कारण भारत से वो आयात करना पड़ता है नेपाल को। अब 1 लाख मीट्रिक टन हर साल किसको भेजनी पड़ती है? भारत को नेपाल को भेजनी पड़ती है। भारी अंतर घाटे को पूरा करने के लिए नेपाल मुख्य रूप से भारत पर निर्भर है। अपनी कुल चीनी का लगभग 70% हिस्सा नेपाल भारत से ही आयात करता है। अगर हम स्थिति पर नजर डालें तो वार्षिक मांग है लगभग 3 लाख मीट्रिक टन। त्योहारों के मौसम में मांग और तेज हो जाती है। घरेलू उत्पादन लगभग 1,20,000 से 1,90,000 मीट्रिक टन। आयात भारत से 1 लाख मीट्रिक टन औसतन चीनी का आयात करता है, जिसकी वजह से नेपाल के व्यापारियों और नेपाल के लोगों का यह कहना है कि भारत विरोधी काम करना बंद करो और भारत के साथ जो भी अच्छे से चल रहा है उसको चलने दो। अगर चीनी के ही उत्पादन में या चीनी के ही व्यापार में ऐसा होने लगा तो भारत से तो हम काफी व्यापार करते हैं और लगातार एक के बाद एक अगर प्रतिबंध लगाता गया भारत तो नेपाल की तो स्थिति काफी खराब होने वाली है। दूसरा दोस्तों, इन्होंने नेपाल की जो सरकार है बालेंद्र शाह, उन्होंने क्या किया था, जैसे बॉर्डर पर काफी कठिनाई पैदा कर दी थी, वैलिड पहचान पत्र दिखाना जरूरी होता था, तो भारत ने क्या किया, नेपाल बॉर्डर पर सख्ती के लिए सम्राट चौधरी जो बिहार के सीएम है इस समय, उन्होंने हाई लेवल बैठक की और सीएम बोले कि अलर्ट रहें कि नेपाल से जो भी लोग आते हैं, जैसे इलीगल रूप से आते हैं या फिर वहां से जो मनी लॉन्ड्रिंग या फिर और भी बहुत सारे इलीगल व्यापार होते हैं, ड्रग्स और तस्करी का व्यापार होता है, उनको रोकने के लिए क्या किया, अब कठोर निगरानी रखना स्टार्ट कर दिया है। बिहार में नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा की दृष्टि से सख्ती बरतने को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के अलावा बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी समेत आला अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने यह निर्णय लिया कि नेपाल बॉर्डर से जो भी लोग आते हैं या फिर जो भी व्यापार होता है, जो भी सामान आता है भारत में, उस पर कठोर निगरानी रखी जाए। क्योंकि दोस्तों, जैसे नकली नोटों का व्यापार नेपाल के जरिए ही भारत में सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नेपाल बॉर्डर के ऊपर काफ़ी सख्ती रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेपाल भी अब भारत के साथ ऐसा करने लगा है। अब जिसकी वजह से भारत ने भी ये फैसला लिया है कि नेपाल बॉर्डर से जो भी कुछ आ रहा है उसके ऊपर काफ़ी कठोर निगरानी रखी जाए। तो ऐसा भारत ने 2 फैसले ताबड़तोड़ अब नेपाल के खिलाफ लिए हैं। पहला चीनी का निर्यात बंद कर दिया, दूसरा अब बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दोस्तों, इन 2 फैसलों से ही क्या हुआ, नेपाल में काफ़ी दिक्कतें पैदा होने लगी है। अब दूसरा दोस्तों, और अगर हम देखें तो नेपाल अपने आप में ही मर रहा है। वो क्यों मर रहा है? क्योंकि अब नेपाल किस में शामिल होने वाला है, नेपाल एफएटीएफ में शामिल होने वाला है। एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट है उसमें शामिल होने वाला है। अगर नेपाल एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया तो नेपाल को भारी फाइनेंशियल नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो क्यों उठाना पड़ सकता है? क्योंकि दोस्तों, बालेन सरकार को लग सकता है बहुत बड़ा झटका दिया, अल्टीमेटम दे दिया है एफएटीएफ ने। एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में जाने से बचने के लिए नेपाल सरकार के पास 4 महीने का वक्त है। 4 महीने की समय सीमा दी है कि या तो सुधर जाओ या अपने आप में सुधार कर लो, नहीं तो तुमको क्या कर दिया जाएगा, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। एफएटीएफ के अधिकारियों ने पीएम बालेन शाह से मिलने का वक्त मांगा है, लेकिन बालेन शाह तो अकड़ू है कि हम तो किसी से नहीं मिलेंगे, तो वो अब मिल भी नहीं रहे। तो जिन्होंने कसम खा रखी है कि वो अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के अलावा किसी और से मुलाकात नहीं करेंगे। और एफएटीएफ के जो अधिकारी है उन्होंने मिलने के लिए समय मांगा है कि हम बालेन सरकार से मिलना चाहते हैं, लेकिन ये तो अकड़ू टाइप का आदमी है, तो मिल ही नहीं रहा। तो अब क्या किया जाएगा, 4 महीने बाद 4 महीने बाद नेपाल को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। अब नेपाल अगर ग्रे लिस्ट में शामिल होता है तो नेपाल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय कर्ज में रुकावट पैदा होगी। जो भी वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ या एडीबी बैंक के द्वारा जो भी वित्तीय सहायता मिलती है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। ऋण मिलना मुश्किल हो जाएगा। बैंकिंग और निवेश पर असर पड़ेगा। विदेशी बैंक और बहुराष्ट्रीय कंपनियां नेपाल में निवेश करने से कतराएंगी, जिससे देश की वित्तीय साख पूरी तरह गिर जाएगी। विदेशी प्रेषण में कमी आ जाएगी। विदेश में काम करने वाले नेपाली नागरिकों द्वारा देश में पैसा भेजना की लागत काफी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से नेपाल में आर्थिक संकट आ सकता है अगर नेपाल में अपने आप को सुधार नहीं किया तो, जिसकी वजह से नेपाल अब आर्थिक संकट से गुजर सकता है अगर वह भारत के साथ अच्छे संबंध बनाकर नहीं रखता है। अब दोस्तों, आगे हम देखते हैं नेपाल की स्थिति को। देखें हम तो नेपाल क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है, जिसकी वजह से नेपाल क्या करता है, अगर वह भारत विरोधी काम करता रहा तो नेपाल को व्यापार करने के लिए समुद्री रास्तों की जरूरत पड़ती है। अब समुद्री रास्तों की जरूरत पड़ती है तो नेपाल क्या करता है, भारत के जैसे
कोलकाता बंदरगाह, विशाखापट्टनम से, इन्हों क्या करता है, इससे क्या करता है, तीसरे देश से व्यापार करता है। नेपाल के पास कोई भी सागर नहीं है, कोई भी नदियां नहीं है जिसके जरिए वह समुद्री व्यापार कर सके। तो भारत अगर ये भी व्यापार नेपाल के साथ बंद कर देता है तो नेपाल को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम देखें तो नेपाल चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ लैंडलॉक है देश है, इसलिए मुख्य रूप से भारत के समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से तीसरे देशों के साथ अपना समुद्री व्यापार करता है। तो भारत के बंदरगाहों की अगर बात करें तो कोलकाता बंदरगाह ऐतिहासिक रूप से नेपाल का सबसे प्रमुख और निकटतम बंदरगाह है। अधिकांश विदेशी व्यापार नेपाल का यहीं से होता है। कहाँ से होता है? यहाँ से होता है, कोलकाता बंदरगाह से होता है। यहाँ तक पानी के जहाजों के द्वारा आता है, उसके बाद सड़क रास्ते से नेपाल जाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह, अन्य भारतीय बंदरगाह। भारत और नेपाल के बीच पारगमन संधियों के तहत नेपाल को गुजरात और ओडिशा के कुछ प्रमुख बंदरगाह तक भी पहुंच प्राप्त है जिसके जरिए वो व्यापार करता है। अब दोस्तों नेपाल अगर भारत के खिलाफ कोई भी कदम उठा सकता है तो भारत इन संधियों से किनारा कर लेगा और इन संधियों से किनारा करने के बाद नेपाल का पूरा व्यापार जो तीसरे देशों से व्यापार करता है समुद्र के रास्ते, वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल यह उठता है कि क्या नेपाल भारत के बंदरगाहों से भी व्यापार करता है, क्या चीन के बंदरगाहों से भी व्यापार करता है? उसको भी हम समझ लेते हैं। दोस्तों भारत के अलावा नेपाल क्या कर रहा है? चीन के बंदरगाहों से भी व्यापार करता है। चीन के बंदरगाह की अगर हम बात करें तो इस भारत के अलावा नेपाल के चीन के साथ भी पारगमन और परिवहन समझौते TTA पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत नेपाल चीन के समुद्री बंदरगाह जैसे तियानजिन, शैनझेन और लियानयुगंग का उपयोग भी तीसरे देशों के साथ व्यापार के लिए कर सकता है। अब दोस्तों चीन के जो बंदरगाह है वो काफ़ी दूर पड़ते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, और पहाड़ी और पथरीला इलाका है जो नेपाल और चीन के बीच में पड़ता है। तो दोस्तों जिसकी वजह से वो कॉस्ट काफ़ी अधिक आती है और सामान काफ़ी महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से भारत के जो बंदरगाह हैं, चाहे से विशाखापट्टनम बंदरगाह हो, चाहे कोलकाता बंदरगाह है, वो नेपाल के काफ़ी नज़दीक पड़ते हैं और काफ़ी सस्ते और आवागमन की दृष्टि से भी काफ़ी आसान पड़ते हैं, जिसकी वजह से भारत के जो बंदरगाह हैं वो नेपाल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि इसके अलावा और भी नेपाल क्या कर रहा है, बांग्लादेश के मंगला और चटगांव बंदरगाहों के उपयोग के लिए भी प्रयासरत है। वो लगातार कोशिश कर रहा है कि नेपाल जो बांग्लादेश के बंदरगाह है उससे व्यापार किया जा सके, उसकी भी अथॉरिटी लेने में वो क्या कर रहा है, बांग्लादेश से बात कर रहा है। इस तरीके से दोस्तों अगर हम देखें, नेपाल अगर भारत के खिलाफ जाता है तो भारत के पास ऐसे बहुत से कारण है जिसकी वजह से वह नेपाल को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, नेपाल के बालेंद्र शाह की अकड़ और उनकी जिद क्या नेपाल को भारी पड़ने वाली है? आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।